हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। न्यूक्लियर फिजिक्स का डिस्कशन आगे लेकर जाते हैं। रेडियो एक्टिविटी पढ़ रहे थे हमने। आज का टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। लास्ट क्लास में हमने ये रीजन देखा था कि भाई क्यों इनविजिबल रेडिएशंस निकलते हैं न्यूक्लियस में से, क्या वजह है। तो ये वजह है राइट, एक्सेसिव पैकिंग ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही जगह पर भर दी गई है। प्रॉपर्टीज देखी थी, अल्फा बीटा गामा की डिस्कवरी देखी थी राइट, रुदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट और जो भी जुड़े हुए साइंटिस्ट थे उनके बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आगे लेकर जाते हैं। एक और नया टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है आज, जो है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या है कि न्यूक्लियॉन्स जब या न्यूक्लियस जब बनता है तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स जब पैक होने लगते हैं ना, तब एनर्जी रिलीज होती है। अब वैसे तो दिमाग में आएगा कि भाई न्यूक्लियॉन्स जब पैक होने लगते हैं या न्यूक्लियस बनने लगता है तो प्रोटॉन्स होते हैं, वो आते हैं न्यूक्लियस में, तो रिपल्शन होना चाहिए। न्यूट्रॉन्स जो कि उनके बीच में तो कोई चार्ज नहीं है, तो रिपल्शन की बात नहीं है। बट न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी मास की वजह से होने वाला अट्रैक्शन फोर्स। अब न्यूक्लियस जब बनता है ना, तो प्रोटॉन्स का पैक होना मतलब रिपल्सिव फोर्स, अलोंग विद द रिपल्सिव फोर्स प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी है। न्यूट्रॉन्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कई सारे अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और एक रिपल्सिव फोर्स है जो है प्रोटॉन के बीच का। सो ओवरऑल क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाते हैं। इनको हम न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। जनरली ये न्यूट्रॉन्स के बीच का मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, प्रोटॉन्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब फोर्सेस को हम कलेक्टिवली न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। सो न्यूक्लियर फोर्स जो है ओवरऑल अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों को बैलेंस करने के बाद न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का बनता है। और जब ये साथ में आते हैं न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, तो अट्रैक्टिव नेचर की वजह से अट्रैक्टिव बिहेवियर, न्यूक्लियर फोर्स का अट्रैक्टिव बिहेवियर की वजह से कई सारी एनर्जी ये लोग रिलीज कर देते हैं। सो न्यूक्लियस बनते वक्त न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स का पास आना बहुत सारी एनर्जी रिलीज कर देता है। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, या न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी कह दो, या न्यूक्लियॉन्स बाइंडिंग एनर्जी कह दो। चलो देखते हैं। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द टू न्यूक्लियॉन्स कम क्लोज टू ईच अदर, हेंस फॉर्मिंग ए न्यूक्लियस। अब जरूरी नहीं है कि दो ही न्यूक्लियॉन्स हो। अब हम ऐसा ये दो को हटाकर भी कह सकते हैं कि व्हेन द न्यूक्लियॉन्स कम क्लोज टुगेदर, राइट, एनर्जी इज रिलीज्ड। तो न्यूक्लियस जब बनता है तब एनर्जी रिलीज होती है। इट इज द एनर्जी दैट वाज रिलीज्ड when the nucleus was formed। so एक ये तरीका है इसको डिफाइन करने का, एक ये तरीका है। we know that within the nucleus protons repel each other, ये मैंने बताया। however when the protons are brought close to one another at a distance less than 10 to the power minus 15 मीटर, इस ये जो मैग्नीट्यूड है ना, इसको फर्मी मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। फर्मी का मतलब ही है 10 टू दी पावर माइनस 15। अगर तुम्हें प्रीफिक्स सफिक्स के बारे में पता है तो 10 टू दी पावर माइनस 15 की जगह पे काफ़ी बार फर्मी डिस्टेंस भी कहते हैं उसको। सो जब प्रोटॉन्स को इतने पास लेकर आते हैं ना, तो बहुत छोटा सा प्रोटॉन मास एनर्जी में बदल जाता है, एंड दिस एनर्जी गेट रिलीज एज द न्यूक्लियस फॉर्म्स, अल्टीमेटली मेकिंग द न्यूक्लियस स्टेबल। सो ये थोड़ा इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है बाइंडिंग एनर्जी का। अब ये चीज़ जो है ना, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन की नींव रखता है। समझो इस बात को, बहुत क्या कहते हैं, शुरुआत है ये। और इन डेप्थ में जाए तो तुमने ये इक्वेशन सुना होगा आइंस्टाइन्स का मास एनर्जी इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। सो E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर को थियोरेटिकली समझाता है इक्वेशन, एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन मास। देखो फिर से एक और इसको समझते हैं कि जब प्रोटॉन्स या ऐसा कह दो न्यूक्लियॉन्स को जब पास में लेकर आते हैं, या तो जब न्यूक्लियस बनता है ना, तो थोड़ा सा मास प्रोटॉन का एनर्जी में बदल जाता है।
ये थोड़ा अजीब है पर ऐसा होता है। हम इंसानों में ऐसा नहीं होता है कि भाई इंसान को बहुत क्लोजली पैक कर दिया तो थोड़ा मास एनर्जी में बदल गया, ऐसा नहीं होता है। ये सब एटॉमिक लेवल पे होता है कि प्रोटॉन्स को जब पास में लाते ना तो थोड़ा सा प्रोटॉन का मास एनर्जी के फॉर्म में बदल जाता है और वो एनर्जी रिलीज हो जाती है। और एनर्जी का रिलीज होना यानी चीजों का स्टेबल होना, ठीक है। द एनर्जी रिलीज इज गिवन बाय द फेमस आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू mc²। C वेलोसिटी ऑफ लाइट है, m यानी कितना मास डिसअपियर हुआ। अब ऐसा मत सोचना कि 1 किलो 2 किलो, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है, राइट। 10⁻⁻28 kg, इतना 10⁻32 kg, इतना छोटा सा मास होता है इनका। अब इसके अंदर भी बहुत छोटा सा मास डिसअपियर होता है। जनरली ये मासेस AMU में कैलकुलेट होते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। वैसे उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस है नहीं तो इतना डेप्थ में नहीं जा रहा, बट फिर भी कुछ मास डिसअपियर होता है। डिसअपियर होता है मतलब कि वो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। द बाइंडिंग एनर्जी इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी इतना जूल्स। सो जब न्यूक्लियस बनता है, अब न्यूक्लियस तो पता है अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अलग, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग, तो उस हिसाब से एनर्जी रिलीज्ड भी अलग अलग होती है। न्यूक्लियर masses are measured in terms of AMU. When 1 AMU of the mass disappears, energy equivalent to 931 mega electron volt is produced. देखो समझो इस बात को, जब 1 AMU का मास डिसअपियर होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। (1.66 into 10⁻⁻27 kg। ये 1 AMU यानी इतना। तो सोचो, देखो इतना छोटा सा मास डिसअपियर हुआ। डिसअपियर हुआ, इसको ऐसे ही मान के चलो डिसअपियर हुआ। एग्जैक्टली क्या हुआ उतनी डेप्थ में हम नहीं जा रहे, बट इतना छोटा सा मास जब डिसअपियर होता है ना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है ये 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब ऐसा कह दो कि इतनी एनर्जी अगर मैं रिलीज कर दूं तो ऐसा तुम कह सकते हो कि एक गांव को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। मतलब समझ लो कि 4 मंजिला इमारत है तो वैसी 4-5 इमारतें राख बन जाएगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, इन फैक्ट्स को याद रखो, राइट। इन सब चीज़ों पे बहुत डिटेल डिस्कशन है हायर क्लासेस में। फिर से एक और बार देखते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या है। कि जब न्यूक्लियस बनता है यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जब पास में आते हैं ना, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं और न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस बनते वक्त थोड़ा सा मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इस फॉर्मूला के हिसाब से E इक्वल्स टू mc²। और रिलीज ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली स्टेबिलाइजेस द न्यूक्लियस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रेडियो एक्टिव रिएक्शन? रेडियो एक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या है? रेडियो एक्टिव रिएक्शन मतलब जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो अपने आप में से रेडियो एक्टिव रेडिएशंस छोड़ेगा, है ना। 3 तरह के रेडिएशंस इसमें से बाहर आ सकते हैं। कौन से हैं वो? अल्फा, बीटा और गामा। सो ये जो एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से इन रेडिएशंस का बाहर निकलना, उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन। थियोरेटिकली रेडियो एक्टिव रिएक्शन इज वन इन विच न्यूक्लियस ऑफ एन एटम पार्टिसिपेट सो एज टू डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट यानी यही अल्फा बीटा गामा को रिलीज करना, और रिलीज करने के बाद वो कुछ नया न्यूक्लियस बन जाता है। समझो इस बात को, क्योंकि अल्फा का निकलना यानी हीलियम का निकलना, हीलियम पार्टिकल, हीलियम का निकलना यानी मास नंबर 4 से चेंज हो जाता है ना। हीलियम का मास होता है 4, मतलब कि 2 न्यूट्रॉन्स 2 प्रोटॉन्स निकल गए। 2 न्यूट्रॉन्स और 2 प्रोटॉन्स इस न्यूक्लियस में से निकल जाएंगे तो वो कुछ नया न्यूक्लियस कहलाएगा एंड फॉर्म ए न्यू न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस दैट इज रिएक्टिंग इट्स कॉल्ड एज ए पेरेंट न्यूक्लियाई और न्यूक्लियाइड या न्यूक्लियस कह दो, एंड द रिजल्टिंग न्यूक्लियस सो फॉर्म्ड इट्स कॉल्ड एज ए डॉटर न्यूक्लियाई।
द ट्रांसम्यूटेशन ऑफ पेरेंट इनटू डॉटर accompanied बाय द रेडियो एक्टिव डीके। ये जो कन्वर्जन है ना पेरेंट से डॉटर में, उसमें अल्फा बीटा गामा कोई भी एक, कोई भी दो, कोई भी तीन बार बार लगातार किसी भी सीक्वेंस में रिलीज होगा। सो रिलीज हुआ कुछ बना, फिर से रिलीज हुआ कुछ बना, उस तरह से ये इसका ट्रांसम्यूटेशन चलता रहेगा। ट्रांसम्यूटेशन एक बायोलॉजिकल वर्ड है। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब यही है कि मॉडिफिकेशन होना। कोरोना वायरस के बारे में पता हो तो वो ट्रांसम्यूटेशन से ही एक्टिव हुआ था, और वो ट्रांसम्यूट मतलब कि एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट, दवाइयों के हिसाब से खुद अपने आप को सुधारता गया, फाइनली वो स्टेबिलाईज हो गया, और उसके स्टेबिलाईज होने के बाद दवाइयों ने उस पर असर किया और उसको सप्रेस कर दिया, डेड कर दिया, या उसको इनएक्टिव कर दिया। सो ट्रांसम्यूटेशन। सो रेडियो एक्टिव रिएक्शन, पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियाइड बनता है। पेरेंट से डॉटर न्यूक्लियस बनने के वक्त अल्फा बीटा गामा कोई भी रेडिएशन निकल सकता है, तो उसको हम कहते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन। फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन है ना, एटम बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब सुना होगा। ये दो तरह के न्यूक्लियर वेपन्स है इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, और वो वेपन्स किस बेसिस पे काम करते हैं? फ्यूजन और फ्यूजन के बेसिस पे काम करते हैं। इवन सन, सूरज इतनी गर्मी फैला सकता है पूरे यूनिवर्स में। कैसे इतनी गर्मी उसके अंदर प्रोड्यूस होती है? उसके अंदर भी फ्यूजन और फ्यूजन दोनों ही रिएक्शंस होते हैं। स्टार्स भी खुद, मतलब सन भी एक स्टार ही है, बट उसके कंपैरिजन में छोटे स्टार्स भी, राइट, जो रोशनी फैलाते हैं या रोशनी बनाते हैं, रीज़न यही है, न्यूक्लियर फ्यूजन या फ्यूजन उनके अंदर चलते रहता है। तो समझते हैं हम क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन। पर उसके पहले एक सवाल, मून पे क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन होता है या फ्यूजन रिएक्शन होता है मून पर? मून हमको रात को चमकता हुआ दिखता है, तो मून पर क्या होता है? फ्यूजन रिएक्शन होता है या फ्यूजन रिएक्शन होता है? दोनों में से कोई भी नहीं। मून खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो चमकता हुआ हमें रात को दिखता है। सो फ्यूजन का मतलब ये है एक में से दो बनना। एक ही जो न्यूक्लियस है स्प्लिट होके दो में बन जाता है। अब इस चीज में ऐसा नहीं समझना कि भाई ये चुटकी बजाते ही एक में से दो बन गए। ये एक प्रोसेस है जो मे भी कुछ सेकंड्स में भी कंप्लीट हो सकती है, मे भी इसको सालों के साल, मिलेनियम्स भी लग जाते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूक्लियस है, उस हिसाब से फ्यूजन का टाइम डिसाइड होगा। सो फ्यूजन मतलब पेरेंट में से दो डॉटर का बनना। फ्यूजन इंग्लिश वर्ड है, क्लियरली पता चल जाता है। फ्यूजन का मतलब दो छोटे न्यूक्लियस का कंबाइन होकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाना। सो फ्यूजन रिएक्शन इज दैट इन विच हैवी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस, हैवी वाला, राइट, called as a parent nuclei is broken down into lighter nuclei called as a daughter nuclei by the bombardment of slow moving neutrons। इसके साथ में स्लो मूविंग न्यूट्रॉन टकराएगा। ध्यान रहे ये बात, पहले भी मैंने बताई है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन वो इंपैक्ट नहीं कर पाएगा जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन कर पाएगा। और जैसे ही ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन पेरेंट न्यूक्लियस के अंदर फ्यूज होता है, राइट, अनबैलेंस कंडीशन अराइज होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। बहुत सारी यानी जैसा मैंने कहा कि सूरज के अंदर, सितारों के अंदर कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो अंदाजा लगाओ उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। एंड मोर न्यूट्रॉन्स आर फॉर्म, जिसके साथ साथ और भी ज्यादा न्यूट्रॉन्स बनते हैं। ठीक है, सो फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में दो लाइटर न्यूक्लियाई, जिसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई, कंबाइन होंगे, राइट। और जनरली ये जो डॉटर न्यूक्लियाई है ना, इनके एटॉमिक वेट्स 20 से कम ही रहेंगे, और दोनों मिलके एक पेरेंट न्यूक्लियाई बनाते हैं। और इस प्रोसेस में भी बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। फ्यूजन के कंपैरिजन में फ्यूजन में बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और मैंने कहा कि भाई ये हमारे
डेली एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर में नहीं हो सकते। फिजन और फ्यूजन के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए, राइट, जो कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर है उसी में वो कंडीशंस प्रोड्यूस हो सकती है। सो फिजन और फ्यूजन एक सिंपल लेवल पे, इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे आगे। स्टेट द लॉ ऑफ अल्फा एमिशन एंड एक्सप्लेन। अब जो हम लोगों ने पढ़ा ना कि अल्फा, बीटा और गामा, राइट, ये 3 तरह के रेडिएशंस निकलते हैं। तो अब हम देखते हैं अल्फा निकलने पर पेरेंट न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा, बीटा निकलने पर क्या चेंज आएगा, और गामा निकलने पर पेरेंट न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस है, कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चंस है। सो लॉ ऑफ अल्फा एमिशन कहो या रूथरफोर्ड एंड सॉडीज लॉ ऑफ अल्फा एमिशन कहो। सॉडी भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रूथरफोर्ड के साथ साथ पैरेलली इसमें डिस्कवरी की थी। सो जब अल्फा एमिशन होता है ना, इस चीज को दिमाग में बिठा लो, इस चीज को परफेक्टली याद कर लेना। ये जो रिएक्शन है कि भाई लिखकर अगर मैं बताऊं तो भाई ये एक एटम था, मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड। अब ये डिसइंटीग्रेट हुआ, ये अनस्टेबल था, तो अपने अंदर से उसने रेडियो एक्टिव रेडिएशंस देनी शुरू कर दी। तो लेट्स से अगर उसने अल्फा पार्टिकल्स एमिट किए हैं, अल्फा को जनरली पार्टिकल्स कहते हैं, अल्फा को रेडिएशन नहीं कहते। सो अल्फा अगर वो एमिट करता है, मतलब क्या हुआ कि उसने एक हीलियम का पार्टिकल एमिट किया है और इसमें से एक हीलियम निकल गया, तो जो डॉटर बनेगा ना Y, उसका मास नंबर 4 से कम हो जाएगा और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा। इस चीज के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ढंग से याद कर लो इसको। पेरेंट न्यूक्लियस में से अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब है कि हीलियम निकला और हीलियम का एक एटम निकला है, मतलब एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा और मास नंबर 4 से कम हो जाएगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अल्फा एमिशन, या ऐसा कह दो रूथरफोर्ड एंड सॉडीज लॉ ऑफ अल्फा एमिशन। एग्जाम्पल भी है उसका, जैसे यूरेनियम 238 है। सो अब यूरेनियम 238 में से अल्फा एमिट होता है, यूरेनियम 238 और उसका मास एटॉमिक नंबर 92। सो अल्फा पार्टिकल अगर एमिट होता है तो क्या बनेगा, थोरियम 23490, है ना। एग्जाम्पल मैं इधर लिख देता हूं, एग्जाम्पल कि भाई यूरेनियम दिया हुआ था मुझे 238 और 92 वाला, तो इसमें से अल्फा निकला है, मतलब एक हीलियम निकला है, तो डॉटर क्या बना, इसको 4 से कम कर दो, सो 238 माइनस 4 234 और 92 माइनस 2 यानी 90, और वो Y 90 नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है, थोरियम, तो थोरियम बना। अब क्या ये थोरियम बना है तो ये थोरियम रेडियो एक्टिव है, बिल्कुल है। सो फर्दर क्या होगा, थोरियम भी रेडियो एक्टिव रेडिएशन देकर कुछ और बनाएगा। ये चलता रहेगा जब तक न्यूक्लियस स्टेबलाइज नहीं हो जाता, तब तक ये फर्दर क्या कहता है, रेडिएशन देते ही रहेगा। सो ये एक एग्जाम्पल याद रखो इसका, इसके और भी एग्जाम्पल्स है, ठीक है। चले इधर भी हम डिस्कस करेंगे वेरियस एग्जाम्पल्स, पर ये अल्फा का मैंने एक एग्जाम्पल कहा, एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूं कि भाई मेरे पास रेडियम है, तो रेडियम 23688, रेडियम 23688 अगर ये अल्फा एमिशन करता है तो अगेन हीलियम दिया इसने, और जो भी बना डॉटर वो होगा 86 नंबर वाला एलिमेंट और मास नंबर हो जाएगा उसका 232। अब ये जो एलिमेंट है 86 नंबर वाला तुम याद रखो, जैसे यहाँ पर ये था थोरियम, याद रखो तो भी ठीक है, ना रखो तो भी ठीक है, बट यहाँ पर ऐसा Y करके तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो यूरेनियम से अल्फा निकला, थोरियम बना,
रेडॉन से अल्फा निकला तो क्या बना, रेडॉन से अल्फा निकला, सॉरी ये रेडियम है, रेडियम से निकला तो बना रेडॉन, नाम लिख देता हूं, ये है रेडियम Ra और ये है रेडॉन, 86 नंबर वाला एलिमेंट है। थोरियम, ये यू तो पता रहेगा, यूरेनियम, है ना। तो दो एग्जांपल्स याद रखो कि भाई जब एमिशन होता है, अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, अल्फा एमिशन होता है तो क्या होता है। सो ये दो एग्जांपल्स याद रखो, ये एक और ये दूसरा वाला, और ये उसका फंडामेंटल इक्वेशन, ठीक है। अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, लॉ ऑफ बीटा एमिशन या रूथरफोर्ड एंड सॉडीज लॉ ऑफ बीटा एमिशन। सो उसको भी कुछ ऐसे ही लिखेंगे हम कि भाई एक्स ए जेड, तो अगर बीटा निकलता है तो बीटा निकलने का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकला है। अब इलेक्ट्रॉन निकला है तो मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो हमारा डॉटर बनेगा ना उसका एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। देखो इस चीज को कि भाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट अगर बीटा एमिट करता है, अब कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले लो तो ये सवाल मत करो कि वो अल्फा एमिट करेगा, बीटा एमिट करेगा कि गामा एमिट करेगा, ये रैंडम एमिशन होता है, ठीक है। सडनली कैसा, वो छोटा बच्चा सोया है, अचानक से रोने लगेगा, फिर वापस सो जाएगा, सोया है, मे भी सोता रहे, फिर अचानक से रोने लगेगा, मे भी अचानक से वो स्माइल करने लगेगा, तो कोई उसकी सीक्वेंस नहीं होती है। वैसे भी यहाँ पर रेडियो एक्टिव एमिशन जो होगा ना, तो हम ये कह नहीं सकते कि भाई जैसे मैंने यूरेनियम रखा हुआ है तो हाँ अब अल्फा निकलेगा, अच्छा अल्फा निकल गया तो अब बीटा निकलेगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। बीटा निकला, फिर से बीटा पार्टिकल निकला, फिर से बीटा पार्टिकल निकला, अब अल्फा पार्टिकल निकला, अब थोड़ा सा गामा निकला, फिर से बीटा निकला, फिर अल्फा निकला, ऐसा कोई भी रैंडम सीक्वेंस में एमिशन चलता रहता है जब तक कि ये फिर बना, ये फिर बनेगा और कुछ, फिर बनेगा और कुछ, जब तक कि वो स्टेबिलाईज नहीं हो जाता है। सो ये फंडामेंटल इक्वेशन हो गई किसकी, बीटा एमिशन, कि जब बीटा एमिशन होता है तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, ये याद रखना। अब बीटा एमिशन में ऐसा तो क्या होता है कि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। सो रीजन यही है कि भाई बीटा एमिशन में एक न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है, बीटा एमिशन में एक न्यूट्रॉन डिस्ट्रॉय होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ 1 न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन, राइट, मास नंबर 1 0, तो बनता है एक प्रोटॉन 1 1, प्लस बनता है एक इलेक्ट्रॉन 0 और -1। ये चीज है कि न्यूक्लियस अपने आप ही एक न्यूट्रॉन को खत्म करता है और एक न्यूट्रॉन में से वो एक प्रोटॉन बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन बनाता है। सो ये प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही रह जाता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाता है। तो क्योंकि प्रोटॉन अंदर ही रह जाता है, जो एटॉमिक नंबर है ना 1 से बढ़ जाता है, ठीक है। फिर ये न्यूट्रिनो, एंट्री न्यूट्रिनो, ऐसे भी पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, बट ठीक है हमको उतना उस पर फोकस नहीं करना है, राइट। सो बीटा का एमिट होना मतलब एक इलेक्ट्रॉन को एमिट होना, एक इलेक्ट्रॉन मतलब पावर 0, मास नंबर 0 और एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय 1, इतना याद रखो। एग्जाम्पल्स है सोडियम 24, एग्जाम्पल में है कि भाई सोडियम है, राइट, एग्जाम्पल 1, तो मास नंबर 24, एटॉमिक नंबर 11, अगर ये बीटा रिलीज करता है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो क्या बनेगा, कुछ प्रोडक्ट बनेगा 12 नंबर और मास नंबर एज इट इज रहेगा। 12 नंबर वाला एलिमेंट तो तुम्हें पता है मैग्नीशियम,
1 to 20 तो तुमको याद होंगे ही। सो वाई इज 12, है ना। अब जरूरी नहीं ऐसा हो, अब तुम्हारे दिमाग में ऐसा आएगा कि सर सोडियम तो नमक में भी होता है, तो क्या वो नमक वाला सोडियम एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके मैग्नीशियम बन जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा, ये इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जनरली तो नहीं ही होता है, पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ही ये रिएक्शंस होती है। फिर दूसरा है कार्बन, राइट। कार्बन 14 नंबर एटॉमिक नंबर, 6 कार्बन का, और एक इलेक्ट्रॉन निकला तो डॉटर बनेगा 7 नंबर और 14 नंबर। तो ये जो गामा होगा वो होगा नाइट्रोजन। सो ये दो एग्जाम्पल्स याद रखो बीटा रिएक्शन के, एटलीस्ट 2 याद रखो, वैसे तो कई सारे बन सकते हैं, ये कंसेप्ट याद रखो। तो मैं एग्जाम्पल्स तो पूछेंगे ऐसा बहुत रेयर है, बट इसके बेसिस पे क्वेश्चन जरूर आएंगे कि भाई एक एलिमेंट दिया हुआ है, पहले इसने अल्फा एमिट किया, फिर से अल्फा एमिट किया, बीटा एमिट किया, फिर बीटा एमिट किया, फिर अल्फा एमिट किया, फिर गामा एमिट किया। अब बताओ जो नया एटम बना है उसका मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है। एलिमेंट आइडेंटिफाई करने का नहीं पूछेंगे तुमको, ऐसा नहीं पूछेंगे 92 वाला एलिमेंट बोलो, 95 वाला एलिमेंट बोलो, वो पूछेंगे कि मास नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, ऐसा। सो लॉ ऑफ बीटा एमिशन, रुदरफोर्ड एंड सोडीज लॉ ऑफ बीटा एमिशन, मतलब कि मैंने कहा मास नंबर एज इट इज रहेगा, राइट। मास नंबर एज इट इज रहेगा, बट एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। क्यों ऐसा होता है, उसका रीजन कि बीटा एमिशन के वक्त एक न्यूट्रॉन टूटता है, ये मैंने लिखा इधर, और एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन बचता है, विच विथ रिलीज ऑफ एनर्जी द प्रोटॉन्स रिमेन्स विद इन द न्यूक्लियस बट इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड आउट। ठीक है, तो ये बीटा एमिशन। अगला वाला है गामा एमिशन। अब गामा एमिशन में क्या होता है, तो भाई ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस था, राइट, मास नंबर ए, एटॉमिक नंबर जेड, और अगर गामा निकलता है ना तो भाई वो एज इट इज भी रहेगा। गामा को हम कहते हैं गामा इज EM वेव, ये जस्ट लाइट एनर्जी कह दो, हीट एनर्जी कह दो, अल्ट्रा वायलेट फॉर्म में कह दो, एनर्जी जस्ट रिलीज होती है, मास नंबर एटॉमिक नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये है लॉ ऑफ गामा एमिशन, इतना याद रखना है कि भाई उसके मास नंबर एटॉमिक नंबर में कुछ भी फर्क आने वाला नहीं है अगर गामा एमिशन होता है। तो गामा एमिशन यानी उसको ऐसा रिलैक्सेशन भी समझ लो कि भाई टीचर पढ़ा रहे और थोड़ा सा ऐसे कर दिया, बस गामा एमिशन। घर पे होते तो हम कैसे अंगड़ाई खाते हैं, ऐसा भी करते हैं और आवाज भी देते हैं जोर से, है ना, उबासी खाते हैं। तो ये गामा एमिशन एकदम साइलेंट वाला एमिशन है कि किसी को पता ही नहीं चला कि भाई हमने अंगड़ाई ली या आलस का प्रदर्शन किया है। सो ये थे। फिर गिव वेरियस एग्जांपल्स ऑफ द रेडियो एक्टिव रिएक्शंस। बहुत सारे एग्जांपल्स है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस के, ऑलरेडी मैंने ये दिखा है, कुछ और मैं लिख देता हूं कि जैसे पोलोनियम है, कि जैसे पोलोनियम है 84। अब अगर इसमें से अल्फा एमिशन होता है, मतलब कि हीलियम बाहर निकलेगा, मास नंबर 4 और एटॉमिक नंबर 2, और बनेगा कुछ डॉटर जो होगा 214 वाला मास नंबर और 82 वाला एटॉमिक नंबर। एलिमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं पूछेंगे तुमको, बस यहां पर क्वेश्चन मार्क देकर छोड़ देंगे, या तो इतना पार्ट देकर छोड़ देंगे, बाकी का हिस्सा तुम्हें खुद लिखना है। फिर एग्जाम्पल 2 कहूं तो ये मैं खुद से बनाकर लिखता हूं कि भी एक एलिमेंट एक्स था,
222 और 92। अब क्या हुआ, पहले इसने अल्फा एमिट किया, बना Y, फिर इसने एमिट किया बीटा, बना Z। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि भाई Z का मास नंबर और एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई करके दो। इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। तो चलो इसको सुलझाते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, लॉज अप्लाई करोगे कि भाई अल्फा एमिट हुआ है तो मतलब मास नंबर 4 से कम हो जाएगा 218, और एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा 90। अब जब बीटा एमिट हुआ है ना, तो मास नंबर में तो कोई चेंज नहीं आएगा, बट एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। तो हम आंसर लिखेंगे देयरफॉर मास नंबर है 218, फॉर Z मास नंबर है 218 और एटॉमिक नंबर है उसका 91। ठीक है, इस तरह से हम हमारा आंसर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये कुछ एग्जांपल्स थे, और भी कई सारे एग्जांपल्स है जो भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में है। लॉस के हिसाब से ही है, वो कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं है इसी में। ऐसा भी नहीं है कि भाई वो ऐसा कभी नहीं पूछेंगे कि भाई Y बताओ कौन सा है, Z बताओ कौन सा है, नहीं, ऐसा ही पूछेंगे। देखो ये कंसेक्यूटिवली एमिशन हो रहा है, कुछ बना फिर कुछ बना, और ऐसी लंबी रिएक्शन भी दी हुई हो सकती है। सो बस वो 3 लॉज जो है वो याद रखने, उसके बेस पे ऐसे कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस रहेंगे, अल्फा बीटा और गामा। व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, तो फिर से आ गया न्यूक्लियर फिजन। तो इसके बारे में थोड़ा और गहराई में जाते हैं। डेफिनेशंस तो हमने पढ़ लिए, ठीक है, कि फिजन का मतलब होता है एक में से, एक पेरेंट न्यूक्लियस में से 2 डॉटर का बनना। 2 ही बनते हैं, 3 नहीं बनते, 4 नहीं बनते। एक पेरेंट में से 2 डॉटर, एक पेरेंट न्यूक्लियस से 2 डॉटर न्यूक्लियस का बनना, उसको हम कहते हैं फिजन। उसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जो पढ़ा है उसको पढ़ो, रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।